6 सितंबर 1965 की सुबह लाहौर शहर के बाहरी इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी अपनी दूरबीन से दूर तक कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसने जो देखा वो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। भारतीय टैंकों का एक विशाल काफिला धूल उड़ाता हुआ सीधे लाहौर की ओर बढ़ रहा था। उस अधिकारी ने तुरंत रेडियो पर घबराई आवाज में कहा, भारतीय सेना लाहौर पहुंचने वाली है, हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर तक पहुंच गई? क्या सच में भारत लाहौर पर कब्जा करने वाला था? और फिर अचानक ये युद्ध क्यों रोक दिया गया? आज हम आपको 1965 की उस जंग की वो सच्चाई बताएंगे जो इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह गई है। 1965 के अगस्त महीने में पाकिस्तान ने एक गुप्त योजना बनाई थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस योजना के तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को आम नागरिकों के भेष में कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेजा गया। उनका मकसद था कि कश्मीर में बगावत भड़काना और भारतीय सेना को कमजोर करना। पाकिस्तान का मानना था कि 1962 में चीन से हार के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई है और वे आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये योजना पूरी तरह नाकाम रही। कश्मीर के लोगों ने इन घुसपैठियों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया, जो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी दूसरी योजना शुरू की, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू को भारत से अलग करने की कोशिश की और चम सेक्टर पर भारी हमला किया। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिली और वो अखनूर पुल की ओर बढ़ने लगी। अगर ये पुल उनके कब्जे में आ जाता तो जम्मू कश्मीर का संपर्क भारत से लगभग कट जाता। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शांत और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के थे, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल आया तो उन्होंने वो फैसला लिया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दिया, सीधे लाहौर की ओर बढ़ो। ये रणनीति पूरी तरह अप्रत्याशित थी। जब पाकिस्तान छंब और अखनूर में उलझा हुआ था, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा पार कर सीधे पाकिस्तान के अहम हिस्से पर प्रहार किया। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय सेना ने लाहौर की दिशा में अपना ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने ईचोगिल नहर को पार करने की तैयारी शुरू की। ये नहर लाहौर की सुरक्षा की पहली मजबूत रेखा थी। ईचोगिल नहर पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। इसके किनारे पाकिस्तानी सेना ने मजबूत बंकर बना रखे थे। नहर को पार करना बेहद जोखिम भरा काम था, क्योंकि भारतीय सैनिक खुले मैदान में दुश्मन की गोलियों के निशाने पर होते। लेकिन भारतीय सेना का साहस अद्भुत था। 3 जाट रेजिमेंट के जवानों ने सबसे पहले इस नहर को पार करने का जोखिम उठाया। मेजर अजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे में चुपचाप नहर पार की। जब तक पाकिस्तानी सेना को इसका पता चला, भारतीय जवान दूसरी ओर मजबूती से मोर्चा संभाल चुके थे। परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर अब्दुल हमीद की वीरता आज भी भारतीय सेना में मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। शीमा गांव के पास 10 सितंबर को जब पाकिस्तानी पैटर्न टैंक भारतीय मोर्चों पर हमला कर रहे थे, तब अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर लगी रिकॉयलेस गन से 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक नष्ट कर दिए। 5वें टैंक को निशाना बनाते समय वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी इस असाधारण बहादुरी ने भारतीय सेना के मनोबल को नई ऊंचाई दी। 9 सितंबर तक भारतीय सेना लाहौर से केवल 5 किलोमीटर दूर थी। भारतीय तोपखाना लाहौर शहर के बाहरी हिस्सों तक मार कर रहा था। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। पाकिस्तानी रेडियो पर लगातार आपात संदेश प्रसारित हो रहे थे। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाद में अपनी पुस्तक में लिखा, हमें लग रहा था कि लाहौर गिरने वाला है। पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल था। भारतीय सेना ने बुरकी, बारकी और दोगराई जैसे अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लाहौर हवाई अड्डा भी भारतीय तोपों की जद में आ गया था। पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी ताकत लाहौर को बचाने में झोंक रही थी। लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित दोगराई गांव में 1965 के युद्ध की सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई। ये गांव लाहौर का प्रवेश द्वार माना जाता था। 21 से 22 सितंबर की रात एक पंजाब रेजिमेंट को दोगराई पर कब्जा करने का आदेश मिला। पाकिस्तानी सेना ने इस गांव को किले जैसा बना दिया था। लगभग हर घर से
से गोलियां चल रही थीं। भारतीय सैनिक घर घर जाकर लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेजर रंजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी ने असाधारण साहस दिखाया। उस रात की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि सुबह तक एक पंजाब रेजिमेंट के 100 से अधिक जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी दोगराई पर तिरंगा फहरा दिया गया। इस युद्ध में अद्वितीय बहादुरी के लिए कई सैनिकों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोगराई पर कब्जे के बाद लाहौर का रास्ता लगभग खुल चुका था। अब सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी बची थी। जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भारतीय वायुसेना ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले आधुनिक F-86 सेबर जेट थे, जबकि भारत के पास अपेक्षाकृत पुराने गनाट और मिस्तेर विमान थे। 1 सितंबर को सरगोधा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने जोरदार हमला किया। कई पाकिस्तानी विमान जमीन पर ही खत्म कर दिए गए। लाहौर के ऊपर भारतीय विमानों की मौजूदगी ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया। लाहौर की ओर बढ़ते युद्ध के साथ ही पश्चिमी मोर्चे पर असल उत्तर के पास भीषण टैंक युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़े टैंक युद्धों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जो उस समय बेहद आधुनिक माने जाते थे। भारत के पास सेंचुरियन और शेरमन टैंक थे, जो मुकाबले पुराने थे। 8 से 10 सितंबर के बीच असल उत्तर में जबरदस्त टैंक युद्ध हुआ। धूल से भरे मैदान में सैकड़ों टैंक आमने सामने थे। भारतीय टैंक कमांडरों ने अपनी रणनीतिक समझ से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध के बाद असल उत्तर के मैदान में 97 पाकिस्तानी टैंक तबाह हालत में पड़े मिले। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सैन्य क्षति थी। आज भी असल उत्तर में उस युद्ध की याद में एक संग्रहालय है, जहां उन टैंकों को संरक्षित रखा गया है। जमीन और आसमान के साथ समुद्र में भी संघर्ष जारी था। 7 से 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी नौसेना ने गुजरात के द्वारका शहर पर हमला किया। ये स्वतंत्र भारत पर पहला नौसैनिक हमला था। भारतीय नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कराची बंदरगाह पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ के तहत पाकिस्तानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया। जब भारतीय सेना लाहौर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, तो अचानक युद्ध क्यों रुक गया? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में उठता है। दरअसल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों पर दबाव बनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की अपील की। दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के पास गोला बारूद और हथियारों का भंडार सीमित था। 1962 के युद्ध के बाद सैन्य संसाधन कम थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। सोवियत संघ से हथियार आने में समय लग रहा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने कठिन फैसला था। सैन्य सलाहकारों ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो गोला बारूद की कमी गंभीर समस्या बन सकती है। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम लागू हो गया। भारतीय सेना को लाहौर के बाहरी क्षेत्रों से वापस लौटना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार भारत ने लगभग 1920 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा किया था, जबकि पाकिस्तान ने लगभग 540 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने करीब 3800 सैनिक खोए और 200 से अधिक टैंक नष्ट हुए। भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। जनवरी 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद शहर में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने कब्जाए गए क्षेत्र लौटाने पर सहमति दी। लेकिन उसी रात एक दुखद घटना हुई। समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। 1965 का युद्ध भारतीय सेना के साहस, रणनीति और संकल्प की मिसाल है। इसने दिखाया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकती है। आज जब हम अपने जवानों को सीमा पर तैनात देखते हैं, तो 1965 के उन वीर सपूतों की याद आती है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। अब्दुल हमीद, अजीत सिंह, रंजीत सिंह दयाल और हजारों अन्य सैनिकों का बलिदान देश को हमेशा गर्व से भर देता है। 1965 की जंग ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई भी दबाव में ला सके। लाहौर के दरवाजे तक पहुंचना केवल एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि ये आत्मविश्वास से भरे भारत की पहचान था। जय हिंद, जय भारत।